चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ रहे हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था हम लोग ने, देख लिया था कि भाई पहले हम लोग ने चार्ज की खोज करी थी, है ना। 600 BC में सारी हिस्ट्री पढ़ ली। फिर हम लोग को बाद में पता चला कि भैया ऐसा भी होता है, करंट फ्लो करता है। और हमें उसके बहुत दिनों के बाद हमें पता चला क्या, कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। लेकिन उसके पहले ही हमने एज्यूम कर रखा था कि भाई हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल माना गया था, तो हम मान लिए थे करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इसलिए उसको बाद में कंडीशन लिख दी गई कि भाई कन्वेंशनल फिजिक्स का अजम्पशन है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, तो उस चीज को हमने फॉर्मुलेट क्या किया था कि भाई जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, है ना, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया क्या होती है ये मैंने सिखाया भी था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात हुई थी ना, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से सेवन, ठीक है, कितना आपका चार्ज फ्लो कर रहा है और उसको अगर टाइम कितना लगता है डेल्टा टी, तो फॉर्मूला बिकम्स आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो करंट का ये हमने फिर देखा था 1 एम्पियर करंट की डिफिनीशन कैसे बनाई थी। जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, चलो ये हमने डायमेंशन बनाया था। डायमेंशन में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, तो इसकी यूनिट अलग से हम ए से डिनोट करते हैं डायमेंशन में। तो इसको आप लिखेंगे m0 l0 t0 ए की पावर, है ना। ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन। ठीक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, थोड़ा चेक करेंगे कितना हमें समझ में आ रहा है। अ फ्लो ऑफ 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इन अ कंडक्टिंग वायर। कह रहे हैं कि हर एक सेकेंड में 10 की पावर क्वांटिटी ऑफ चार्ज दिया गया है 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 इन 10 पावर माइनस 19। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, कोई निगेटिव नहीं होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, माइनस में मत लिख देना, उससे कोई मतलब नहीं है, हम चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं सब। ठीक, तो कह रहे हैं बताइए भाई करंट कितना है। तो एक्चुअली ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है ना, अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 7 गुणे 1.6 10 की पावर माइनस, है ना, अपॉन 1। जल्दी से आंसर बता दो, विच ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, अरे यहाँ आ जाओ यार, हम मारेंगे थोड़ी ना तुम्हें, इतना पीछे बैठ रहे हैं। कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट भाई, बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर, यही तो है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी कहना इसको बड़ा ही गलत बात हो जाएगी। देखो ध्यान से देखो, ये हम लोग ने पढ़ा है पहले से, स्टार्टिंग में बताया था। कुछ नहीं है, इसको दोबारा समझ लेते हैं। एक कंडक्टर ले लिया हमने, जिसकी लंबाई क्या है, ये ए बी है। एक बैटरी ले ली, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ हमने कनेक्ट कर दिया, निगेटिव एक तरफ कनेक्ट कर दिया। ये पूरा पैराग्राफ आप घर पे पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है इसकी, हम लोग को, हम लोग इससे ही समझ लेंगे। ठीक है, ये आप लोग नोट्स के लिए है। यहाँ सारे पॉजिटिव चार्ज आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है भाई। पॉजिटिव से पॉजिटिव आपने सिखाया था चार्जिंग बाई कंडक्शन। दो अलग अलग आपके कंडक्टर को आप अगर कनेक्ट कर दोगे तो जो चार्ज इधर है वो चार्ज इधर की तरफ फ्लो करेगा, अगर ये लोअर पोटेंशियल पर है तो। और कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो क्लियर है, यहाँ तो भाई पहले कंडक्टर के पास कुछ तो था नहीं, तो भाई कुछ भी दे दोगे सब ले लेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज आके इकट्ठा हो गया, इधर से निगेटिव चार्ज आकर के इकट्ठा हो गया। तो अब कंडक्टर की जो ये लंबाई है ए बी, इसके एक तरफ सारे पॉजिटिव एक तरफ सारे निगेटिव। अब हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही सीखा हुआ है ये बात कि जब भी आपका कोई चार्ज है तो वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, यही तो बात है।
तो पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ बनाता है। तो यानी देखा जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इनवर्ड। तो देखो ये दोनों ऐड हो गए कि नहीं हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हमें एक ही डायरेक्शन में मिले, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये बाहर की तरफ है वो अंदर की तरफ है। तो कह रहे हैं ना, मैंने क्या सिखाया था, दो लोग अगर एक ही रास्ते पे चल रहे हैं तो वो दोनों ऐड हो सकते हैं वेक्टर में, है ना। तो यहां पर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही दिखेगी, दैट विल बी ए टू बी, ए से बी की तरफ। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पर कुछ फोर्स लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है। हमने वो फॉर्मूला ही पढ़ा हुआ है, क्या भाई, Q इंटू वॉट, बताओ, F इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे ये फॉर्मूला आया, E इज इक्वल टू होता है अपॉन क्यू नॉट, इफ यू रिमेंबर। तो मैंने यहीं से बना लिया, F इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके। समझ में आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर कोई चार्ज आ जाएगा तो उसके ऊपर, अब हम सबको अच्छे से पता है कि जो कंडक्टर होता है उसके पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं से घूम रहे होंगे, तफरी में घूम रहे होंगे, कोई मतलब ही नहीं उनको किसी से, भाई वो तो हमेशा इधर उधर जिगजैग मोशन करते हैं ना। अब लेकिन ये आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो अब बेचारे वो जिगजैग मोशन कर नहीं पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि वो निगेटिव चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, इधर से इधर जा रही है, आउटवर्ड है, तो ये क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, है ना। तो यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब जो ऐसे रैंडम मोशन कर रहे थे, अब वो सारे एक लाइन में खड़े हो जाएंगे पहले तो, क्योंकि उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। अब अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सफिशिएंट होगा तो ये सारे के सारे खींचते हुए चले आएंगे पॉजिटिव की तरफ, सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ खींचते हुए चले आएंगे। तो जब ये मोशन करने लगेंगे और एक ही डायरेक्शन में मोशन करने लगेंगे, तब इसे कह देंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है। तो ये हुआ किसकी वजह से, ये सारा का सारा खेल तो इलेक्ट्रिक फील्ड का था, और इसीलिए कहा जाता है भाई बैटरी ने वर्क किया। कैसे वर्क किया, उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये चार्ज मोशन करने लगे, जिसको बाद में हमने बोल दिया मोशन ऑफ चार्ज जो है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर करंट। समझ में आ रहा है। तो कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू क्या, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, है ना। तो यहीं से फॉर्मूला बना I इज इक्वल टू क्यू अपॉन, समझ गए लॉजिक क्या है। तो ये डायग्राम बेटा यही सारा डिस्क्रिप्शन है। फिर इसमें लास्ट में जो लिखा गया है कि हमने, लेकिन करंट की डायरेक्शन तो हमेशा ये पड़ी हुई है कि ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो मैंने इसके बारे में बार बार बोला है कि एक्चुअली ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई नहीं थी उस टाइम पर, ठीक। तो हमें बस ये फेनोमेनन पता चल गया कि भाई जब हम बैटरी लगाएंगे तो हमें इसमें कुछ करंट फ्लो होता हुआ दिखेगा। तो चार्ज हम मानते नहीं थे इलेक्ट्रॉन जैसा कोई चार्ज होता है, हम मानते थे कि भाई, हमें एक चीज समझ में आई कि गैस को हमने पढ़ा हुआ था फ्लूइड, है ना, फ्लूइड के बारे में पढ़ा हुआ है कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है, या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है हमेशा, लिक्विड फ्लूइड जो गैस होती है वो भी देख लो। तो उसी के बेसिस पे हमने बना लिया कि भैया हायर पोटेंशियल से हमने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज इज हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज इज लोअर पोटेंशियल। तो हमने एज्यूम कर लिया कन्वेंशनली कि करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। जब हम मॉडर्न फिजिक्स में आए बाद में 1897 में, तो पता चला इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो हमने उसको चेंज ना करके बोल दिया, क्योंकि इसके लिए पूरे के पूरे हमने कंसेप्ट चेंज करने थे, तो हमने बोल दिया कन्वेंशनली, इससे बहुत बड़ा हार्म भी नहीं हो रहा है कि इसमें मान लिया कि इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट फ्लो करेगा करंट। समझ में आ रहा है। तो ये यहां पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। आगे क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में कल भी चर्चा हुई थी, दोबारा चर्चा कर लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं हो सकता सर, इसमें तो डायरेक्शन भी है, आपने अभी बताया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, फिर आपने बताया इसकी वैल्यू भी होती है, यानी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वही क्वांटिटी कही जाती है जो कि वेक्टर के नियम को फॉलो करे, यानी उसको अगर हमें दो अलग अलग वैल्यूज हैं, जैसे मान लो I1 है और I2 है, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये I1 वेक्टर हुआ, ये I2 वेक्टर हुआ, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो I1 वेक्टर प्लस I2 वेक्टर, जो हम लोग वेक्टर का नियम हमें याद है, दो वेक्टर को ऐड करते थे, तो इनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट जो आना चाहिए वो आना चाहिए कैसे, अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस ऑफ, लेकिन ऐसा नहीं होता, दैट इज वाई हम कहते हैं कि भैया ये स्केलर क्वांटिटी है, किसी वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करता,
बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बना हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, हम I1 I2 ले रहे हैं, उनको अलग अलग एंगल पर रख दे रहे हैं, तो क्लियर दिख रहा है कि ये एंगल पर डिपेंड करती है वैल्यू। तो आंसर तो भाई सब में अलग अलग आना चाहिए था वेक्टर के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सब में हमें 3+3 जो बेसिक एल्जेब्रा है उसके हिसाब से 6 एम्पियर मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से करंट आ रहे हैं और इधर से जा रहा है, तो ये दोनों ऐड होकर के मतलब क्लियर कट है, दो आ रहे हैं। और फिर जैसे मान लो आपकी धाराएं हैं, नदी कैसे बनती है, पहाड़ से ऐसे धारा कट के आती है और फिर यहां मिलकर के एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है, तो जो यहां से आ रहा है यहां से आ रहा है वही तो ऐड हो रहा है। तो यहां पर भी वैसे ही है, 3+3 करके यहाँ कितना 6, यहां पर भी 6, यहां पर भी, और जहां पर ही मिलते हैं उनको कहा जाता है जंक्शन। क्या कहते हैं भाई इसको, जंक्शन जे, या फिर इसको नोड भी कहते हैं, है ना, या फिर इसको नोड भी कहते हैं। ये दोनों टर्म्स के बारे में अभी से जानते रहो, आगे सर्किट पढ़नी है तो काम आएगा। समझ में आ गया। तो ये हो गया, यानी जहां पर मल्टीपल इनपुट्स और कोई एक आउटपुट या मल्टीपल आउटपुट हो, मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट, ऐसे 2 आउटपुट या 3 आउटपुट भी बना सकते हैं। 3 बनाएंगे तो 6 आ रहा है और 3 इससे बढ़ गया, वो कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। एक में 1 जा रहा है, एक में 4 जा रहा है, एक में आपका 1 जा रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसे भी हो सकता है। तो डिवीजन कैसे डिसाइड होता है ये हम लोग जब सर्किट पढ़ेंगे तब सिखाऊंगा कि कैसे डिसाइड होता है कि करंट कितना किस ब्रांच में जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब मैंने कहा था इसके बाद पढ़ेंगे अपन करंट डेंसिटी के बारे में, जैसे कि हम लोग ने चार्ज डेंसिटी के बारे में अच्छे से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जरा इसको अच्छे से समझो कि क्या कह रहे हैं। जो करंट फ्लो करता है, मैं बस पूरा इसको फिगर के लिए लेके आया था, लेकिन मुझे फिगर इसके अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन मैं आपको समझाता हूं अपने डायग्राम में। मैं खुद एक नया डायग्राम बना दूंगा, दिखेगा कौन सा कलर, ये दिखेगा, हाँ ये तो दिखना चाहिए। मान लो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ऐसे कट कर लिया, ये दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है भाई, देखो ऑनलाइन देखो भाई, कोई बताओ दिख रहा है। चलो अब बस इतना ही करना है। अब मुझे ये बताना, बस मेरे साथ साथ पढ़ो और मुझे बताना, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, हम ये सब पढ़ देंगे लेकिन आप पहले समझने की कोशिश करो, ठीक है। करंट आई फ्लो कर रहा है, तो करंट आई इंटर करेगा, तो भाई ये इसकी यूनिफॉर्म मोटाई है, मतलब हर जगह उतना ही बराबर मोटा है कि नहीं। क्रॉस सेक्शन एरिया जहां इतना होगा वही ए होगा, दोनों में ए भी लिख सकता हूं मैं, ये भी ए है, और है ना। तो व्हाट इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का ये कह रहा है जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट क्या फ्लो कर रहा है सर, टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्यों रहा होगा। तो जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं 2 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, तो 2 एम्पियर हो गया ना, कूलम पर सेकंड इज एम्पियर, इसको एम्पियर लिख सकते थे। 2 एम्पियर करंट हुआ कि नहीं हुआ, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी कर दी तुम्हारे सामने मैंने। अच्छा सर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, मैं कहा ठीक है कर रहा है भाई, तो मैं कह रहा हूं ये 2 एम्पियर करंट पूरे कंडक्टर से फ्लो कर रहा है कि सिर्फ किसी एक पॉइंट से फ्लो कर रहा है, तो मैं कहूंगा पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से हो रहा है ना। यानी कि करंट का कुछ हिस्सा जो है यहां से जा रहा होगा, है ना। तो कोई जरा मैं कुछ लाइनें बनाना चाहता हूं, कुछ हिस्सा यहां से जा रहा होगा, कुछ हिस्सा यहां से जा रहा होगा, कुछ यहां से जा रहा होगा, कुछ यहां से, और ऐसे देखते देखते सारे के सारे एरिया कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यानी करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है थ्रू आउट द एरिया। तो जब भी ऐसा होता है तो हम डेंसिटी का टर्म लेकर के आते हैं कि नहीं आते हैं। जब हम लोग ने बोला था कि हम लोग ने पढ़ा था लीनियर चार्ज, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता था, टोटल चार्ज जो है पूरी लेंथ पर बिखर जाता था। जब कोई एक ऐसे वायर लेते थे और इस वायर को चार्ज करते थे, इस पे चार्ज डालते थे, 1 कूलम का डालो या 10 कूलम का डालो, तो होता क्या था कि पूरे पूरे वायर पर हर जगह वो चार्ज बिखर जाता था इन टर्म्स ऑफ स्मॉलेस्ट जो चार्ज एग्जिस्ट करता है। इसी से तो बनाया था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ कर देंगे तो लैम्डा मिल जाएगा। फिर हमने कहा नहीं हमें वायर नहीं चाहिए, हमने ऐसे अपना एक सरफेस एरिया ले लिया, मतलब एक प्लेन शीट ले ली, इस पर चार्ज दे दिया, तो इस पे पूरा बिखर गया, तो यहां से आ गया सिग्मा, दैट इज चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर हमने कहा ये भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने एक स्फीयर लिया, है ना, और स्फीयर को चार्ज दे दिया, तो चार्ज पूरे पूरे स्फीयर में बिखर गया। तो यही तो होता है, यही तो प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। तो चार्ज जब तुम यहां से भेजोगे, तुम कह रहे हो ये पतला वायर है, मैं यहां से क्यू चार्ज भेज रहा हूं, तुमने कहा 2 कूलम की चार्ज है भाई, हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या मतलब, तुम जैसे एरिया बढ़ाओगे तो वो चार्ज बिखर जाएगा पूरे एरिया पर, है कि नहीं। तो यानी कि आई कैन से द डेंसिटी चेंजेस, तो यहां जो डेंसिटी, व्हाट इज करंट डेंसिटी, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर।
तो द वेक्टर क्वांटिटी दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द करंट इज करंट डेंसिटी। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवलिंग, देखो क्या लिखा है, मैंने यही बनाया था ना ये लाइनें, है ना, द टोटल करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो ये क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवलिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं वही बात, इज नोन एज करंट डेंसिटी। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। वेक्टर पर मैं अभी इतना नहीं आना चाहता, वेक्टर मैं सिखाऊंगा कि कैसे ये वेक्टर बना, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज आ जाती है, सर आपने बोला कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और अब आप कह रहे हो कि करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट आप ये फॉर्मूला लिख करके मुझे दे रहे हो, कह रहे हो आई अपॉन एक कर देंगे और ये बन जाएगा वेक्टर, तो ऐसा कोई जादू क्या हो गया? तो वी विल डिस्कस अबाउट इट कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। कह रहे वेक्टर क्वांटिटी तो होगा, लेकिन इस जे की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा करंट की दिशा में ही होगी। तो जे का जो वेक्टर का जो डायरेक्शन कंपोनेंट है वो हमेशा करंट देगा आपको, यानी करंट की डायरेक्शन पता है तो तुम्हें करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी पता है। ये क्या है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू द करंट फ्लो, बताएंगे, ये भी बताएंगे, ये सब बहुत आसान है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा ये फिगर से तो अच्छा अपन अपना ही कर लेते, मैंने बस ये आप लोगों के लिए लेके आया कि ये फिगर से हेल्प मिलेगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इस फिगर से कुछ हेल्प मिल रही है। इफ करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन मैथमेटिकली द करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज फॉलोज। तो कह रहे हैं भैया कि अगर करंट फ्लो कर रहा है एक एरिया जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अब तुम्हें ये समझ ही नहीं आएगा कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसे, अब मैं समझाता हूं, बहुत ही आसान है ये। मैं कह रहा हूं भाई ये बताओ, तुम ये करंट को लेके चल रहे हो ऐसे, ये तीर आपका क्या है, करंट है, ये तुम्हारा क्या है भाई, करंट है। अच्छा तुम मुझे ये बताइए एरिया जो है ये इस तरीके से है, ये है तेरी ये करंट, ये रहा, ये है तुम्हारा एरिया, इस तरीके से आ रहा है, कितना एंगल बन रहा है, 90 दिख रहा, तो एरिया के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ। अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये एरिया है, तो क्या ये परपेंडिकुलर दिख रहा है तुमको, नहीं ना। तो नाउ यू नो कि भैया ये क्या बात हो रही है ना। लेकिन अगर एरिया वेक्टर बना दूंगा तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल। इस समय एंटी पैरेलल दिख रहा है, एंटी पैरेलल दिख रहा है ना भाई, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और ये किधर है, इस तरफ रहेगा सरफेस। हर्ष ये सरफेस है मेरे भाई, तो इसके परपेंडिकुलर दिशा ये आएगी कि नहीं आएगी। तुम अगर एरिया वेक्टर कभी निकालना ना आए जीवन में, जो सरफेस दिखे वो सरफेस ये रहा, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। तो अब ये बता, इसका सरफेस तू इधर से देख रहा है तो तेरी लाइन उधर बनेगी क्या, कभी इधर देखो उधर ही बनाओगे ना, तो एरिया वेक्टर बाहर आएगा कि नहीं आएगा, और तुम किधर जा रहे हो, है ना। तो इस तरीके से एरिया वेक्टर मैंने आपको दिखाया कि हाउ टू सी द एरिया वेक्टर। तो ये जो लाइन लिखी है समझ में आ गई क्या, कि एरिया क्या है, परपेंडिकुलर जिसमें अपन जा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, और J की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। एरिया क्या है, परपेंडिकुलर, एरिया की बात बोली, एरिया वेक्टर की बात नहीं बोली, देखो कहीं एरो नहीं बना हुआ है, हर चीज बड़ी क्लियर है। If current I is flowing through an area and the angle between the direction of flow of the current and the, ये क्या बताना चाह रहे हैं ये भी समझो। अब ये फिगर मैं बना रहा हूं, ये समझो आप, है ना। ये रहा हमारा ऐसे कंडक्टर, और मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया। कट करने से क्या हुआ, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अब वो इस तरीके से ओवल शेप में आ गया, अब वो सर्कुलर नहीं रहा। देखो इसको हाईलाइट करते हैं, जब तुम अगर टेढ़ा कट करोगे किसी सिलेंडर को, इसी बॉटल को अगर ऐसे टेढ़ा कट कर दो तो तुमको कैसा दिखेगा, अगर इस बॉटल को ऐसे बनाते हैं तो ये बॉटल इस तरीके से दिखेगी तुमको, हाँ, जब तुमने टेढ़ा कट कर दिया, इसी को लेटा दो तो ये बनेगा। समझ में आ रहा है। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा बेटा, अगर इधर से देखेंगे तो, क्योंकि एरिया वेक्टर तो भाई जो भी होगा एरिया उसके परपेंडिकुलर होगा, और करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना। तो करंट विल मेक सम एंगल, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अच्छा ये जो वैल्यूज हैं, अगर यहां पर एक एंगल थीटा है, अगर इनके बीच का एक एंगल थीटा है, तो हमें करंट की डायरेक्शन जाना है, तो ए का क्या होगा, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा कहां आएगा, ए कॉस थीटा विल भी, मैंने सिखाया था, करंट एंगल को बंद करोगे तो कॉस बनेगा, तो भाई ए ये है और ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, बहुत आसान है ना। तो देखो यहां लिखा भी है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और जो एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये याद रखना, ये एरिया वेक्टर तभी ऐसा एंगल बनाता है जब आपने कुछ किसी और एंगल पर कटिंग कर दी। अगर आपका कंडक्टर इस तरह ये
से रखा हुआ है और आपने ऐसे ऐसे कटिंग करी तो कभी भी गलत नहीं आएगा, तब तो पहला वाला ही आंसर होगा, क्योंकि हमेशा आपका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा। समझ में आता है? तो इस तरीके से अभी एक सवाल का जवाब मुझे मतलब देना चाहिए, क्योंकि आपने पूछा नहीं, मैं खुद ही सवाल पूछूंगा और खुद ही जवाब दूंगा। अभी मैंने हर्ष को कंफ्यूज होता देखा तो मैंने उसको तुरंत बताया कि बेटा जो आपको सरफेस दिख रहा है उस पर परपेंडिकुलर लाइन बनाने का बताया था ना। तो बेटा जब मैंने इसको कट किया, जैसे अभी तुम्हें पूछना चाहिए था सर इस बार ये वेक्टर इधर कैसे आ गया, क्योंकि भैया आपने जब कट किया तो आपको दिखने लगा मैंने बॉटल क्यों बनाई थी, ताकि आपको दिखे कि आप एरिया को देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। तो इस केस में एरिया आपकी ओपन हो गई ना, कट करके हट गया, तो अब तो दिखेगा ना, तो दिखेगा तो एरिया वेक्टर बाहर आएगा कि नहीं आएगा। समझ गए? ये न्यूमेरिकल्स की कंफ्यूजन के लिए बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया ये आपका करंट डेंसिटी। So therefore, if the current density and the area is known to us, then the current can be found as follows. तो करें भाई करंट कैसे निकालेंगे, तो I is equal to J into A कर देंगे, और क्या कर देंगे, है ना, J into A कर देना, because both are vector quantity. J is a vector quantity, area vector भी एक, एरिया वेक्टर बोल रहा हूं भाई, एरिया वेक्टर बोल रहा हूं हर बार, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हमें स्केलर चाहिए। तो स्केलर कैसे मिलेगा, एक ही तरीका है, दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करो, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कहते हैं, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ए डॉट बी। जब ए डॉट बी करिएगा तो ये क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा इन स्केलर। और देखो जब भी आपके इस केस में थीटा क्या है, अगर 0 है तो आंसर तो फिर से जे ही आना है ना, उससे क्या फर्क पड़ जाना है ना। तो ये आपका करंट, ठीक, तो ये हो गया, आपको याद रखना है। ये क्या है, अगर हम 3D में है तो हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना, क्योंकि हम सबको रिजोल्व करेंगे एक्स में वाई में, और हमें टोटल आंसर निकालना है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये डायमेंशन फॉर्मूला सबको पता है, ये आई या फिर इसको m0l0t0a की पावर, ये दोनों सही हैं। मोर द करंट इन कंडक्टर द हायर विल बी द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ द डायरेक्शन एंड अ स्केलर मैग्नीट्यूड। कहाँ लिख दिया मैंने, अरे ये सब हो जाता है यार, मैंने सही लिखा, मैंने गलत लिख दिया, मैं तो करंट का लिखा है, मैंने करंट का लिखा है, मैं अच्छा मैं करंट का लिखा है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं गलत नहीं लिखा हूँ, मैं करंट डेंसिटी लिखा हूँ, करंट की बात कर रहा था मैं। ये हो जाएगा नीचे है ना, -2 ऊपर आएगा, ये बता देता हूँ भैया, अब तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मुझे आता है। आई अपॉन ए ऊपर आएगा तो मीटर स्क्वायर है, एल की पावर -2, तो ये हो जाएगा m0l-2t0a1, है ना ये। चलो मैं करंट में चला गया था, ठीक है, करंट ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। फिर कह रहे हैं करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। करंट डेंसिटी इज इंपॉर्टेंट इन द डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो हमें ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। अब देखो ये एवरेज थर्मल, ये सारे टॉपिक सिर्फ आपको समझने हैं, इसके बारे में पहले से जानते हो, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। मैं 11th की बात कर रहा हूँ, जिसने 11th का थोड़ा बहुत ज्ञान रखा अपने पास उसको पता होगा ये क्या टॉपिक है, नहीं तो दोबारा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको पता है कि सारे के सारे जितने एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशन बढ़ता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेंगे, जिगजैग मोशन, क्योंकि उनको जो हीट दोगे वो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी उनको मिल जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी से क्या करेंगे वो फिर रैंडम मोशन परफॉर्म करेंगे। तो क्या ये जो रैंडम मोशन वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उससे हमें कोई करंट मिलेगा, क्योंकि अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी उसमें यही बात बोली गई है कि बेटा पानी है इसमें तो, कि जो मोशन ऑफ चार्ज है वही हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लेंथ ऑफ कंडक्टर ए बी ले लें तो ए से बी की तरफ अगर मोशन ऑफ चार्ज होगा तो वो हमारे लिए करंट की तरह ट्रीट करने लगेंगे ना, लेकिन इसमें भी तो मोशन हो रहा है, तो क्या ये है इसमें करंट, और नहीं है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर आपने मेरी बातें थोड़ी बहुत सुनी हो तो जब मैंने आप लोगों को बताया था, अभी पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात बता रहा था, तो मैंने कुछ इस प्रकार से एक डायग्राम बना रखा है वहां, और उसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने उस टाइम बोला था कि भैया सब जिग जैग मोशन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आई ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मोशन करने लगे।
जब ये एक डायरेक्शन में मोशन करने लगे तो नेट चार्ज जो है वो आपका फ्लो होता हमें दिखा। लेकिन जब वो रैंडम जिगजैग मोशन में, एरोस बना हुआ है इसलिए पेन नहीं चलाऊंगा, आपको दिख रहा है रैंडम आपके किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रैंडम मोशन करने से कोई यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, इस तरीके से मोशन कर रहे हैं, कोई एक फिक्स डायरेक्शन हमारे पास नहीं है। तो जब रैंडम जिगजैग मोशन करते हैं तो इफेक्टिवली उनका जो एवरेज निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे विल बी जीरो। मतलब ऐसे समझ लो ये सारे आइडेंटिकल हैं, सारे चाइनीज हैं, एक जैसे हैं, है ना। तो चाइनीज भीड़ अगर हो तो पहचान नहीं पाओगे कौन से वाले को ढूंढना था, है ना, क्योंकि सारे एक जैसे दिखेंगे। इसी प्रकार से ये हैं तो सारे चाइनीज ही। अब अगर ये उठ के यहां चला गया तो दूसरा आकर के बैठ गया होगा, तो हमें तो लग ही नहीं रहा है कहीं कोई गया। इसी प्रकार से ये यहां से यहां आया होगा तो इधर से कोई आ गया होगा। जिगजैग मोशन में यही तो प्रोबेबिलिटी है, जब आप सबका एवरेज निकालोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। एवरेज जीरो आने का मतलब यही हुआ कि जितना, अगर मान लो जितना इधर से इधर गए इलेक्ट्रॉन उतने ही उधर से इधर आ गए होंगे, तभी तो जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब देखा जाए कि ये मोशन में आकर के भी रेस्ट पे हैं, क्योंकि इफेक्टिवली इनका कोई मोशन हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये जिगजैग मोशन में ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने लगते हैं, अब सारे के सारे चार्ज एक ही तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब अब ये मोशन में इफेक्टिवली अगर एवरेज निकालोगे तो आपको, इसको कहेंगे बाद में कहेंगे, जिस वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट होंगे, ड्रिफ्ट वर्ड क्यों, क्योंकि ये यहां से खिंच रहे हैं, है ना। तो जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बाय द बैटरी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये सारे के सारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज अब ये जो ड्रिफ्ट होते हैं ये वीडी से होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी, ड्रिफ्ट विच इज नॉट जीरो, ठीक भैया। लेकिन इसमें निकालेंगे एवरेज तो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। देखो, electron are in random motion, it is possible that the velocity of all electron due to this thermal agitation point at different direction and hence the average thermal velocity becomes zero। समझ में आ रहा है, u average is equal to u1 plus u2 plus u3 and un upon n is equal to, समझ में आया बच्चों। तो इसीलिए हम इसको ज्यादा महत्व नहीं देते, समझ में आ रहा है। इन वेक्टर किसी को लिखना हो तो लिख लो, वेलोसिटी बना लो तुम, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो वेक्टर बन जाएगा और क्या, ठीक। ये हो गया। करंट वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, इसकी जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ये पढ़ाऊंगा मैं, ये इसलिए पढ़ाऊंगा। नाउ टेल मी दिस बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, जो फोर्स लग रहा अपॉन जो चार्ज है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, तो F इज इक्वल टू वॉट, क्यू ई या फिर ई ई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबको पता है ये बात। तो क्या हो जाएगा भैया, F इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m e, और वी कैन से E अपॉन m। सही है गलत है, तो ये लिख लीजिए, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। है, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव नहीं पुट करा, क्योंकि मैंने वेक्टर में लिखा नहीं। और मैंने कितनी बार सिखाया हुआ है, या तो आप डायरेक्शन लेंगे या तो नेगेटिव लगाएंगे, दोनों नहीं ले सकते हैं, है ना। तो हमने अभी ना डायरेक्शन लिए है ना, हम तो सिर्फ और सिर्फ स्केलर लिख रहे थे। तो इन वेक्टर अगर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, आई विल ऑलवेज यूज अ नेगेटिव साइन, जो कि इस नेगेटिव को एडजस्ट कर देगा, ई अपॉन व्हाट, एम, ठीक। और यहाँ इसको वेक्टर में लिख दूंगा ताकि इसका डायरेक्शन के अपोजिट होगा, एक्सेलरेशन। क्लियर कर, देखो प्रूफ हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे थी बेटा, इस तरफ थी, है ना, इलेक्ट्रॉन खिंच के किधर आ रहा था, इधर की तरफ, है ना। तो ये हो गया प्रूफ कि नहीं हो गया,
तो लिख लीजिए। तो इसमें एक और चीज लिखवा देता हूं, बाद में काम आएगा कभी। देखो जिसने 11th में पढ़ा हुआ है ना, उसको पता है कि 3/2 kT क्या होता है। अरे अभी तो पढ़ के आ रहे हैं, है ना। तो 3/2 kT इज नथिंग बट सर इंटरनल एनर्जी, है ना, एनर्जी आप कह सकते हैं। तो मैं कहूंगा, एक चीज मैं कहूंगा, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, मुझे पता है टोटल 0 है, जैसे किसी ने कह दिया मुझसे कि टेल मी रूट मीन स्क्वायर ऑफ कोई भी इलेक्ट्रॉन, है ना, जो कि थर्मल एनर्जी के कारण उसके पास आती है। अच्छा, नहीं समझ में आया, नहीं आता 11th, इतना तो पता है कि मैंने कहा था एनर्जी हम जब उसको तापमान देंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया कि जो एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, है ना, या थर्मल एनर्जी, ठीक, दैट विल बी हाफ व्हाट, बताओ, mvrms स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 3/2 ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, लिखिए, इसको लिखिए, बस यहीं से वीआरएमएस का फॉर्मूला। हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें चीजें तो वीआरएमएस इज इक्वल टू व्हाट, 2 से 2 कट गया, है ना, दिया जाएगा VRMS is equal to अंडर रूट 3mkt, है ना। हम तो डिनोमिनेटर में जाना चाहिए ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 कट गया तो यार न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में जाएगा ना, 3kT/m। ठीक है, अगर हम k की वैल्यू और t की वैल्यू ले लें 300 केल्विन, है ना, लिखो एट t इज इक्वल टू, t की वैल्यू कितनी ले ली, 300 केल्विन। ठीक है, तो VRMS की वैल्यू क्या होगी, VRMS will be equal to 10⁵ मीटर पर सेकेंड। पता है 300 केल्विन क्या होता है, रूम टेम्परेचर। यानी अगर कंडक्टर को इस समय यहां रख दे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी, 10⁵ मीटर पर सेकंड से वो इस तरीके से रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। VRMS वो वैल्यू होती है जो स्पीड वो गेन करता है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर, या फिर आप जो थर्मल एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, चलिए अब आगे देखिए, एक्सेलेरेशन पढ़ा दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन अ मटेरियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या ये मैंने बताया था यहां पर, है ना, कहां गया डायग्राम, ये है ना। इस समय जब इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको पोटेंशियल डिफरेंस कह दो अब, क्या, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करते हैं कंडक्टर के ऊपर तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। उस सेटअप होने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक इक्वल फोर्स लगता है, यूनिफॉर्म फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू माइनस ई स्मॉल ई कैपिटल ई। माइनस स्मॉल ई क्या, चार्ज ही अभी ई है तो क्या करें, तो इससे क्या होगा, सारे के सारे नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होकर के आएंगे। तो जिस रेट पर ड्रिफ्ट होते हैं, जिस स्पीड पर, जिस वेलोसिटी पर ड्रिफ्ट होते हैं, दैट इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यही चीज यहां लिखी, वो डायग्राम यहां बना लेना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम एवरेज निकालें सबका, V1 V2 V3 निकालें, तो हमारा जो एवरेज आता है दैट इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ठीक है, लिखिए अब इसके अंदर, ये लिख लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं। इसमें यार ना, इसीलिए इसको पढ़ाने में मजा नहीं आता, ये सब लिख के ही पढ़े ज्यादा अच्छा है। देखो इसमें इसने कचरा क्या कर दिया, ये पहले डाल दिया, लेकिन अभी तुम लोग को ये तो सिखाया नहीं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो पहले सीखना चाहिए था मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हेडिंग इसको रखे रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस पे वापस आएंगे, बस ध्यान रखना पन्ना छोड़ देना थोड़ा सा, इसमें स्पेस में मैं वापस यूज करने आऊंगा। ये तो क्लियर हो गया। अब ये देखो जरा तुम्हारा ये क्या, व्हाट इज दिस, ये आपका जान लो ए और ये बी, ठीक है, कोलिजन करने से पहले, ठीक, जैसे मान लो एटम का ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव मान लो, पॉजिटिव चार्ज रुका हुआ है एक जगह, ठीक, पॉजिटिव से ही तो नेगेटिव बना रहता है। तो अब ये आकर के यहां टकराया, ठीक, कोलाइड करके फिर ये गया, तो ये इसका फर्स्ट कोलिजन हो गया। अगर यहां शुरू कर रहा है तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं करेगा, तो पार्ट ट्रैवल किया, उसको लैम्डा 1 ले लेते हैं, ठीक है। फिर टकराने के बाद किसी दूसरे डायरेक्शन में गया, वो लैम्डा 2 दूरी है ना, इस तरीके से वो कोलिजन्स कर रहा है। तो जो हम यहां पर देखो ध्यान से, द पाथ डिफरेंस, देखो द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में सफर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। समझ में आ रहा है, इसको फ्री पाथ लैम्डा कहते हैं। तो अगर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 और लैम्डा n आर द इंडिविजुअल फ्री पाथ ऑफ n number of electron, then the mean free path is defined as lambda mean is equal to lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3। सबके जो अपने अपने इलेक्ट्रॉन का जो उसको पाथ ट्रेवल करना है टू कोलाइड टू अनदर आपका पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस कह लो, ठीक है, इस तरीके से ये फिक्स्ड या फिक्स्ड कह लो, फिक्स्ड एटम, ठीक है, अभी न्यूक्लियस बोल देंगे फिर कुछ फंस जाओगे बाद में, ठीक है, ऐसे कोलिजन करने के लिए। तो ये अगर सबका अलग अलग है, लैम्डा 1 किसी का लैम्डा 2 किसी का लैम्डा 3 एंड सो ऑन, तो सबका हम जब सम करके डिवाइड कर देंगे n से, तो हमें जो मिलेगा दैट इज आवर मीन फ्री पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। समझ में आ रहा है? आप ध्यान से देखना, इनके जो कोलिजन्स के बीच में एक समय अंतराल होगा, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, है ना, इट इज डिफाइंड बाय टाउ, ये ऐसे टाउ बना हुआ है, ठीक है बेटा, यही इसलिए बता दें इसका यूज करेंगे हम लोग। समझ में कुछ कुछ आया? अच्छा ये देखो जरा, इसको थोड़ा सा केस स्टडी कर लो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ आपके एक्ट कर रही है, दस द फोर्स इन इलेक्ट्रॉन विल बी कहां हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, राइट। तो अगर लेफ्ट की तरफ लग रही होगी तो वो राइट की तरफ लगेगा, है ना फोर्स। तो कह रहे हैं अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग विद थर्मल वेलोसिटी, उसके पास अपना, क्योंकि भाई टेम्परेचर की वजह से एक वेलोसिटी ऑलरेडी है जिगजैग मोशन की u1, किसी पॉइंट ए से, और कोलाइड कर जाता है किसी एटम से जो है पॉइंट बी पर। एट पॉइंट बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाती है v1, u थी बाद में v1 हो गई, टकराने के बाद कुछ तो नुकसान होगा ही ना, ठीक है। तो बिकॉज द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन ए एंड बी, द इलेक्ट्रॉन डज नॉट सफर एनी कोलिजन, ठीक है। तो कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो वो कोलिजन नहीं हुआ। तो कह रहे थे पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन सफर्ड बाय, इसी चीज का समराइज करके ये लिखा गया है, समझ में आ गया। तो अब इसको फॉर्मुलेट करने जा रहे हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ, अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे कि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम चाहें तो वी कैन डिराइव वैल्यू ऑफ v, ठीक है। तो अगर हमें v1 लिखना हो, v1 इज द मतलब जो इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद है किसी को, द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम टेकन। अरे पीछे टाइम बताया, ये टाइम बताया, ठीक, एक्सीलरेशन उसके पहले बताया, और इनिशियल वेलोसिटी मैंने ऐसे ही बता रखी है, सबकी अपनी अपनी थर्मल होगी कि नहीं होगी, तो फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से v2 v3 v4 एंड निकाल सकते हैं, है ना। सिमिलरली वी कैन से v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ। समझ में आ रहा है, एंड सो ऑन। इसमें किसको डाउट है ये मुझे बताओ। तो सर यू कैन से कि सर जो दूरी है वो सबकी बराबर होगी तब तो टाइम पीरियड बराबर होगा, फोर्स तो सब पे बराबर लग रहा है, तो लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड कैन बी डिफरेंट ना, टाइम पीरियड डिफरेंट हो सकता है ना भाई, मेरे को करीब में मिल गया एक एटम, दूसरे वाले को बहुत दूर मिला, दोनों के पास जो फोर्स लग रहा है वो तो सेम ही लग रहा है, लेकिन टाइम तो बदल जाएगा ना। तो इसीलिए सबका अपना अपना
टाइम पीरियड हो जाएगा। तो हम इसी का मीन निकालते हैं। तो VD क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड Vn अपॉन, समझ में आ रहा है? अब वैल्यूज पुट कर डालो। तो वैल्यूज पुट करोगे तो U1 प्लस ए टाउ 1 प्लस U2 प्लस ए टाउ 2 एंड सो ऑन, है ना, UN प्लस ए टाउ अपॉन n। ठीक, अब U1 U2 U3 U1 को एक साथ कर लो। अभी तुमने पीछे करा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। सम करके क्या करते हैं, 0, है ना। एलसीएम को अगर स्प्लिट कर लें, इसकी जरूरत नहीं है यार, तो बहुत बेकार है। हम लोग एकदम गधा समझते हैं भाई ये कंटेंट वाले, सब कुछ दे देंगे। चलो देखो, अब मैं लिख रहा हूं, वो लिखो ध्यान से, इससे अच्छा तो हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते। ठीक, आप देखना ध्यान से, U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर प्लस U3 वेक्टर एंड UN वेक्टर, है ना। अब मैंने एलसीएम को स्प्लिट कर लिया, उधर मैंने स्मॉल एन लिखा है क्या जी, स्मॉल एन कर लो भैया, ये स्मॉल एन, ठीक, प्लस ए कॉमन ले लूं, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस एंड टाउ n, है ना, डिवाइड बाई n, यही तो आएगा। ये वाला पार्ट तो 0, एवरेज निकाल के मैंने स्टार्ट थर्मल स्पीड पढ़ाया था, ये तो 0 हो जाएगा, लिखो फटाफट। तो एक्सीलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना, एक्सीलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी ना, ये एरो लगा देना क्योंकि वेक्टर में सॉल्व कर रहा हूं। तो अब क्या आ जाएगा नया फॉर्मूला, VD इज इक्वल टू ए, अब उसका एवरेज ही तो लिखा गया है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, व्हाट इज दिस, ये सर जितने टाइम पीरियड सबका तो आप n से डिवाइड कर रहे हो, यानी एवरेज ही तो निकाल रहे हो। तो यहां लिख दूं मैं सीधे टाउ, यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन ऑल द कोलिजन्स, यही तो है। ठीक, ये लिख लीजिए। तो अगर टाउ एवरेज को अपन टाउ से रिप्लेस कर दे, द फॉर्मूला बिकम्स वेरी सिंपल, है ना। आप देखना ध्यान से, अभी यहीं से आंसर आने वाला है। ए का मैंने पहले ही रिलेशन निकाल रखा था, अपॉन व्हाट, m इंटू टाउ, इज इट ओके। हाँ भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, लिखो। ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी is 10 to the power minus 4 meter per second. इसका ओम्स लॉ पढ़ना है। अब तो कलर कोडिंग आती भी नहीं ना। This is tau average. This is tau average. ठीक है, चलो मुझे कोई बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये सब पिछले चैप्टर का है। व्हाट इज दिस, ये गलत हो गया ना, सही है गलत है, ये क्या है, कोई मुझे बताए, अगर कोई ट्राई कर ले, क्या लिखा हुआ है। हाँ भाई, ये तो बड़ा ही आसान है, इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो गया पूरा का पूरा।
चलो अच्छा ये बताओ, छोड़ो, रो नहीं तुम लोग, है ना, ये बताओ यहाँ क्या लिखा रहता है वैसे? ये अगर मैं क्यू लिख दूं, आसान कर रहा हूं तुम लोग के लिए, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूं, और ये तेरा मास है, और ये तेरा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। अब इसके साथ तो तुम्हें कुछ छेड़छाड़ कर भी नहीं पाओगे, इसको अलग कर लेता हूँ, इसको भी अलग कर लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग कर देता हूँ, इसी को दोबारा लिख देता हूँ। तो इसी को अगर मैं लिखूं जो यहाँ लिखा गया है, वो यहाँ देखो, ई मैच करा लो सेम है, एम मैच कर लो सेम है, टाउ तो है ही। अब इसने ये लिख दिया v अपॉन एल, तो सोचो ना ये और ये कुछ रिलेटेड होंगे, ये तो रिलेशन है। और इतना मजाक की बात है कि यहां पर उसका आंसर भी दिया गया है। अरे गधों, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन पढ़ाया था भाई, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, पोजीशन। तो इसकी लेंथ कितनी है, यहां से यहां, यही तो लेंथ है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर इज सप्लाइड बाय द बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल अगर v है तो वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हो रही है वो कुछ नहीं है, v अपॉन एल ही तो है, v अपॉन एल। अच्छा ये माइनस साइन इसी से यहां से चला भी जा रहा है, माइनस ऑफ ये होता है, माइनस ऑफ होता है कि नहीं, माइनस डी वी बाई डी आर, जाके पढ़ना, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, कभी जाके पढ़ना, ठीक है। तो ये एक उसी का पोटेंशियल के टर्म में फॉर्मूला लिखा है, कुछ स्पेशल नहीं है, जो तुमने पढ़ा है वही चीज है, पिछले चैप्टर को रिलेट कर दिया गया, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है वो यहाँ पर यूज कर लिया गया, v अपॉन आर है, आर कितना है, इसकी लेंथ ही तो होती है मैक्सिमम। तो इतने बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक प्रेजेंट है, यहीं से यहीं तक तो प्रेजेंट है, इसके बाहर है क्या, नहीं, तो लेंथ हो गई एल, ठीक है। जो पोटेंशियल में परिवर्तन आएगा वो यहां से लेकर के यहीं तक तो आएगा, यहाँ पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, यहाँ लोअर पोटेंशियल, जैसे जैसे पॉइंट आप मूव कराएंगे तो पॉइंट को कितना मूव करा सकते हो, यहां से लेकर के यहीं तक तो मूव कराओगे, इसी को डीआर कहते थे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो छाप लेना, कोई जरूरत नहीं ना टेंशन लेने की। अब जो बड़ा फेमस फॉर्मूला है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, वो कैसे निकालेंगे, तो अब देखो ध्यान से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबको पता है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रट गया होगा ये, है ना, कहीं भी कट कर लो एरिया तो निकल ही आएगा। देखो, let two cross section of area A as shown in figure, we know that due to electric field the average velocity of the electron is drift velocity, जिसका फॉर्मूला अपन ने बना लिया ऑलरेडी। तो अगर n number of electron per unit volume of the rod and dq amount of charge travels the distance between two cross sections in time, two cross section 1 and 2, टाइम कितना लगा, dq इज द चार्ज, समझ में कुछ आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द वॉल्यूम कंटेन्ड बाय द टू क्रॉस सेक्शन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो अगर dq निकालना होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा हुआ है कि टोटल चार्ज जो है वो n मल्टीपल ऑफ सबसे छोटा चार्ज उसके बराबर होता है। तो dq चार्ज में क्या हो गया, पढ़ने मन नहीं लगता, नींद आती है तो चलो कोई बात नहीं, खुश रहो, प्रसन्न रहो, भले फेल हो जाओ चलो, ये क्या कह रहे हैं, अगर n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, फिर समझ लो n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, हमने पूरा एरिया नहीं लेकर के छोटा सा ले लिया हमने एरिया, ठीक, हमने कहा उसका जो वॉल्यूम होगा वो तो निकाल ही सकते हैं अपन। तो अच्छा चलो ये बताओ मुझे कि इस समय यहां से अगर इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा होगा तो उसकी कितनी होगी स्पीड, वीडी होगी कि नहीं होगी, तो जो डिस्टेंस कवर्ड बाय इट विल बी व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये क्या लिखा गया है, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसको याद होगा, नहीं याद है तो अब पढ़ लो, ये इसका एरिया है, ये इसकी हाइट है, तो हम लिखते थे पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही तो वॉल्यूम होता था। अब ये हाइट में निकाल रहा हूं किससे, इससे, ये मेरा यहां से शुरू कर रहा है और यहां तक जा रहा है, कितना चार्ज जा रहा है, तो मैं इसके एरिया को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वॉल्यूम। किसको नहीं आया, फिर से सोच लो, पूछ लो, क्योंकि ये दूरी मुझे नहीं पता थी। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यहां से यहां जाने का समय बताओ मुझे, तुमने कहा मुझसे कि सर dt टाइम लग रहा है,
तो मैंने 9th क्लास पे ध्यान दिया अपने, मैंने कहा स्पीड पता है, टाइम पता है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे डिस्टेंस निकालनी थी, मुझे नहीं पता थी ये डिस्टेंस मैंने ds ले ली। तो मैंने कहा यार तुझे स्पीड पता है, तुझे टाइम पता है, तो तुझे डिस्टेंस पता है, और ये डिस्टेंस इनटू आप एरिया कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, लो वॉल्यूम बना के दिखा दे रहा हूं, ये तेरा वॉल्यूम हो गया, ये तेरा सिलेंडर बन गया। समझ में आया कि नहीं? ओके, हाँ चलो। तो चार्ज किसी ने कह दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वॉल्यूम, कितना जो भी वॉल्यूम तुम्हारा है, वॉल्यूम मैंने निकालना अभी तुमको दिखाया, क्या ए वी डी इंटू डी टी वॉल्यूम है, और एक एक इलेक्ट्रॉन आप कर लो। तो डी क्यू क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन डिवाइड कर देंगे जितना वॉल्यूम है। अरे टोटल एन था, उसको डिवाइड कर दिया इससे अपन ने। देखो डी क्यू जिसको निकालना था, टोटल चार्ज कितना है, एन है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना एन है, और नीचे वॉल्यूम क्या आ गया, ए डी टी, और ये हो गया तेरा वी डी। ठीक है ना, गलत कर रहे हैं? ठीक है। तो भैया देखो, तो अब अगर हम यहां से करें तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये तो हमने डेंसिटी निकाल ली, चार्ज डेंसिटी निकाल ली है ना। तो अगर हमें चार्ज निकालना है तो n इंटू वी डी इंटू वॉट डी टी, दिस इज द वॉल्यूम है ना, सॉरी ये दिस इज द डिस्टेंस इंटू एरिया। ठीक, तो यहां पर लिखा गया है, इसका मतलब मैंने कुछ गलत एज्यूम किया, हाँ 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 सॉरी, मैंने एन, मेरा कभी गलत नहीं होता भैया, देखो मैं गलत नहीं हूं। मैंने कहा था एन क्या है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस गधे ने आगे लिख दिया पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने टोटल संख्या ले ली ना, तो अगर तुम वॉल्यूम डिवाइड कर दो तो वही बात हो गई जो मैं यहां कर रहा हूं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा, तो इसलिए यहां पर एन के हमने एन एज्यूम किया था। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी वीडियो देख लेना, मैंने बोला भी है कि मैंने एन एज्यूम किया टोटल, मैंने कहा था 100 ले लो है ना, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसने एन लिया कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। समझ गए? तो इसके लिए मुझे दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, जब मुझे डेंसिटी पता है तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके एन की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो ये पूरा वॉल्यूम लोगे तो ये आएगा, अगर छोटा वॉल्यूम लोगे डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, जितना वॉल्यूम लोगे डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, उतनी डेंसिटी उतने वॉल्यूम का तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ये सब पहले से पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए बेटा यहां पर कुछ नहीं करना पड़ा हमें, हमें सिर्फ डी क्यू इज इक्वल टू जितना डेंसिटी था इनटू जो मेरा वॉल्यूम था, और अभी मैंने सिर्फ निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे चार्ज निकालना है, तो मुझे एक चार्ज पे कितना वॉल्यूम, E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻, तो यहां से देखो एन ई ए वी डी, ठीक, ये चार्ज हो गया। अब क्या करूंगा मैं, तो डी क्यू को अगर मैं डी टी से डिवाइड कर दूं, बेटा ये क्या होता है, करंट। तो बड़ा फेमस फॉर्मूला है ये, है ना, ये आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा है, एन ई ए वी डी, तो ये आ गया तेरा, यहां से dt भेज देगा, दिस इज योर रिलेशन। ठीक है, तो यहां से तुमने करंट का रिलेशन निकाल लिया, किससे भाई, आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर करंट डेंसिटी के साथ इसका रिलेशन। ठीक है, उसके पहले मोबिलिटी पढ़ लो। मोबिलिटी क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज योर मोबिलिटी। क्या होती है, मोबिलिटी। ठीक है, ये जहां भी ऐसे आर दिख जाए ना, समझ जाना वो टाउ है। ठीक भैया, अरे वो सिंबल हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला। अभी जो हमें पढ़ना है, एक और टॉपिक पढ़ा के छोड़ूंगा बस। देखो एग्जैक्ट अभी भी टाइम है मेरे पास 5 मिनट। देखो एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगा फिर छोड़ दूंगा। कहाँ है ये, आजा। चल लिखो, रिलेशन बिटवीन, लिखो लिखो, हेडिंग लिखो। अब ये तुम्हारा एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, अगली क्लास में ओम्स लॉ पढ़ेंगे। जाके घर पे क्वेश्चन लगा लेना। ओम्स लॉ का ही स्टार्टिंग है इस टॉपिक से। लिखो, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी जे, फिर कंडक्टिविटी सिग्मा, और इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक बेटा,
let number of electron per unit volume is equal to small n। इसका पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि तुम्हें एक बार गलती भी दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, एरिया क्या है ए, फिगर क्या होगा, ये ए हो गया, ये बैटरी हो गई, ये की हो गई, की है ये के पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, करंट हो गया आई, ठीक। और हमने कोई dx ये हमने अज्यूम कर लिया, ये हो गई तुम्हारी लेंथ, ठीक है। तो हमने इस बार तुम्हें dx लेंथ दे दी ताकि तुम वॉल्यूम निकाल लो, a इंटू डी करेंगे सीधे वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। पिछली बार हम लोग ने vd इंटू dt करा था, उसके लिए मैंने हेल्प करने के लिए आसान कर दिया, मैंने कहा यार मैं dx ही ले लेता हूं ये पूरा, है ना, इसकी जो लेंथ है। तो एरिया इंटू dx करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। चलो तो फिर से निकालो, टोटल चार्ज dq इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। चलो अच्छा एक एक स्टेप करते हैं, बताना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन dx लेंथ, dx लेंथ में कितने कंडक्टर में आपके वो होंगे, तो स्मॉल n निकालने को कह रहा हूं मैं, सॉरी n कह रहा हूं निकालने को, तो ये जाएगा स्मॉल n इंटू वॉट, एरिया इंटू dx, है ना, ये वैल्यू निकल गई हमारी। अब हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज इन लेंथ dx, ये क्या आ गया तुम्हारा, dq इज इक्वल टू एन ए डी एक्स इंटू ई, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, dq अपॉन dt, I इज इक्वल टू क्या आ गया, dq बाई, तो हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे क्योंकि इस बार dt वहां है नहीं, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा n a e तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या dx अपॉन dt क्या दे देगा तुमको, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि vd को दे देगा, है ना। तो यहीं से वापस से पहुंच गया n e a vd के पास, फिर से बन गया हमारा I इज इक्वल टू वॉट, एन ई ए, ठीक। अब J इज इक्वल टू क्या होता है, यहां से करंट डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं, J इज इक्वल टू आई अपॉन जगह एन ई ए वी डी अपॉन ए, ये हो जाएगा एन ई वी डी। तो रिलेशन बिटवीन हमने निकाल दिया करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है इसमें J के लिए, VD को और क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। तो वेलोसिटी इनटू टाइम विल गिव यू एक्सीलरेशन, राइट। तो यहां नहीं कि मैं इसको लिख सकता हूं किसमें, v इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा एन ई ए टाउ, तो टाइम होता है वो कौन सा होता है, एवरेज। तो ए का फॉर्मूला तुम्हारे पास ऑलरेडी है, वैल्यू पुट कर दो, ई कैपिटल स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, है ना, क्योंकि हमें ऐसे मैग्नीट्यूड पुट करना होगा, तो ये जगह बताओ, ई कैपिटल ई अपॉन, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, इनटू टाउ। तो यहां से एक नया फॉर्मूला बन गया करंट डेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से आ गया J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर कैपिटल ई ऑन एम टाउ, है ना। टाउ को आगे कर लो क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, बाद में इसको वेक्टर बनाने में काम आएगा। ये देखो ये हो जाएगा तेरा टाउ, और ये एक साथ कर दो ब्रैकेट में और इधर लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, सिग्मा से रेट कर देंगे, तो सिग्मा इज कंडक्टिविटी, ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, दिस इज योर सिग्मा।
सिग्मा द फॉर्मूला बिकम्स J इज इक्वल टू सिग्मा, तो देख रहे हो डेंसिटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इन वेक्टर लिखना होगा तो यही क्या हो जाएगा, ये स्केलर हो गया। इन वेक्टर करना होगा तो क्या करेंगे, इन वेक्टर हो जाएगा J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। ठीक बेटा, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। इसको कहते हैं ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। अगले टॉपिक के लिए मैं आज ही बस इतना ही, अब खत्म होगी क्लास तुम्हारी। यहां लिख लो, बस एक लाइन लिख लो, इसी को कहते हैं J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा, इसी कहते हैं ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, और सिग्मा किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अब तुम इंसुलेटर ले रहे हो या कंडक्टर ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, बस छोड़ दिया। ठीक है, एंड इट्स टेम्परेचर, एंड इट्स टेम्परेचर। ठीक भैया, नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना ओम्स। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नहीं 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 नहीं, इसको ऐसे लिख दूंगा तो फिर उड़ाना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू। ठीक है, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है।